नमस्कार दोस्तों। ग्रामीण परिवेश से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति को पंचायत मतलब जो ग्राम पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? मतलब सरपंच या प्रधान का इलेक्शन अगर उसको लड़ना है तो उसकी आयु कितनी होनी, न्यूनतम आयु उसकी क्या होनी चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कितना, 21 वर्ष। मतलब चुनाव लड़ने के लिए तो 21 वर्ष, लेकिन अगर उसको मतदान करना है वो तो वो क्या है, वो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, वो 18 वर्ष। ठीक है, तो दो बातें यहाँ से क्लियर हुई है कि अगर आपको प्रधान या सरपंच का चुनाव लड़ना है तब उसकी न्यूनतम आयु की शर्त है 21 वर्ष, और 18 वर्ष का जो व्यक्ति है वो क्या है, वो मतदान कर सकता था, है ना। ये बात भी यहाँ ध्यान रखने वाली है कि 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो है ये कहा गया था कि 21 वर्ष से घटा के आयु 18 वर्ष की गई थी, और ये कहा गया था कि वो 18 वर्ष का व्यक्ति जो है मतदान कर सकता है। लेकिन ग्राम प्रधान का या पंचायत का जो है सदस्य बनना है तो उसमें क्या है, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 21। दूसरा है एमडीएम, मतलब मध्याह्न भोजन जो कार्यक्रम है, जो परिषदीय या कोई ऐसे विद्यालय हैं जो सरकारी जो कक्षा 1 से 8 तक चलते हैं, उन विद्यालयों में एमडीएम की एक योजना चलती है। तो ये बताया गया कि उनका जो न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आधार पर किया जाएगा। तो उसकी मतलब जो भी डॉक्टर लोग हैं वो बीच बीच में मतलब ऐसे कौन से टाइम पर आए कि सभी बच्चों का जो है भार की स्थिति देख लें, है ना। तो ये अर्धवार्षिक है ना, इसमें ऑप्शन तो है अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, वार्षिक या मासिक, है ना। तो वो क्या आते हैं, अर्धवार्षिक, मतलब 6 महीने में एक बार आएंगे वो किसी जो भी स्कूल है, और उसमें वो उन बच्चों के भार का जो है देखते हैं कि भाई किस अनुपात में उनका भार घट या बढ़ रहा है। देखिए अगला है मनरेगा, है ना, जो मैंने आपसे बताया भी था। इसे जो पिछली वीडियो है मनरेगा के बारे में उसमें बताया गया है। ठीक है, तो उसमें यह है कि मनरेगा के अंतर्गत जो धनराशि है जो केंद्र और राज्य का, उसमें किस प्रकार का अनुपात है। मतलब कि जो भी मनरेगा का कार्यक्रम चल रहा है तो उसमें कितना खर्च केंद्र सरकार का है और कितना खर्च राज्य सरकार का है। तो ये 75:25 का इसमें अनुपात है। मनरेगा बहुत अच्छा टॉपिक है लेखपाल के लिए, आप सभी लोग इसको पढ़ लें, एक वीडियो भी मैं बनाने वाला हूँ इसमें। देखिए फिर है 11 जो जनगणना हुई थी 2011 की के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है कानपुर, और दूसरे नंबर पर था लखनऊ, है ना। तो पहला जो सबसे अधिक वाला हमारा जो क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है कानपुर। ठीक, और नंबर 2 पर जो जनसंख्या थी वो लखनऊ थी, और तीसरा इसी में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे कम कहाँ थी, किस जिले की जनसंख्या जो है सबसे कम थी, तो वो थी महोबा। ठीक है, तो 2000 की गणना जो थी ये 3 पॉइंट उसमें रखने वाले हैं कि फर्स्ट सबसे अधिक उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा था, वो कानपुर, और सबसे कम वाला महोबा। देखिए अगला प्रश्न है कि तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। जो तहसील स्तर पर है ना, जैसे ग्राम है कोई तो उसमें ग्राम पंचायत होगी। ठीक है, ऐसी तहसील स्तर पर क्या होगी, पंचायत समितियां बनती है। ठीक है, न, यह हमेशा क्या मतलब जो ग्राम है तो उसमें जो सर्वोच्च संस्था क्या होगी उसकी, उसकी ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत होगी ग्राम स्तर पर जो शीर्ष संस्था है। और नगर पालिका जो है शहरी निकाय का एक जो है शहरी निकाय की संस्था है। ठीक है, वो तहसील स्तर पर जो है जो पंचायत समिति उसको बोलते हैं ना, मतलब पंचायती समिति जो है वो तहसील स्तर पर सरकारी निकाय है। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है, और ये कि उत्तर प्रदेश में शहरों में से किस में पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है। तो मुरादाबाद, है ना, पीतल नगरी इसको बोलते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का।
एक अच्छा जिला है और पीतल के लिए न केवल भारत में बल्कि विश्व में ये फेमस है। पीतल के यहाँ पर जो है आयात निर्यात यहाँ पे पीतल के बर्तनों का बहुत बड़ी मात्रा में होता है। तो ये अगला क्वेश्चन है, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? तो भू कृषि का रिकॉर्ड इसमें कौन सा है? कई सारे ऑप्शन इसमें दिए हैं, गिरदावरी, पंचनामा, है ना, और जमाबंदी और खतौनी। जमाबंदी भी एक अच्छा टॉपिक है, इसको भी आप पढ़ लें, इसे पिछली वीडियो में ये बताया भी गया है। देखिए भू कृषि का जो रिकॉर्ड है वो गिरदावरी में जो है इसका सही ऑप्शन है, भू कृषि का रिकॉर्ड रखने का है। इसमें क्या है गिरदावरी में कि लेखपाल द्वारा ये किया जाएगा और इसमें मतलब खेत की जानकारी जो है राजस्व विभाग में दर्ज होती है। और यहाँ आप ऐसा कर सकते हैं कि लेखपाल जो है किसान के पास जाएगा और वो पूरी रिपोर्ट इसको तैयार करेगा। तो ये था एक बिस्वा का एक बीघा से क्या अनुपात है? ये सभी बिस्वा, बीघा, एकड़, है ना, ये सभी भूमि की पैमाइश करने के सभी मात्रक हैं और हर जगह मतलब एरिया के हिसाब से ये अलग अलग चलते भी हैं, है ना। जैसे अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में होंगे तो यहाँ बिस्वा बोलते हैं, पश्चिम में होंगे तो ये बोलते हैं कि एक बीघा, दो बीघा, है ना, बीघा के मतलब ज्यादा प्रयोग करते हैं। फिलहाल इन दोनों में एक संबंध है ना, कि एक बिस्वा और एक बीघा से क्या अनुपात है? तो यह एक बिस्वा मतलब एक और 20 का अनुपात है ना, एक बीघा में 20 बिस्वा हुआ करते हैं। फिर देखिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? तो प्रमुख फसल क्या है? गेहूं, गन्ना, मक्का और चावल। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो व्यावसायिक फसल है वो क्या है? गन्ना है ना। और गन्ने की सबसे ज्यादा चीनी मिली भी यही बताई गई थी कि जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चीनी मिलें जो है वो उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। और गेहूं यहाँ की एक मतलब एक प्रमुख व्यावसायिक फसल है ना, जिसको किसान काफी मात्रा में जो है करते हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम देख लें तो ये बहुत बड़ी मात्रा में भी होता है। एक ग्राम में ग्राम के वार्ड से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है ना। मतलब जो ग्राम सदस्य होते हैं है ना, तो वो क्या है मतलब कि एक ग्राम में मतलब ग्राम वो नहीं है, एक ग्राम मतलब गांव वाला है। एक ग्राम में ग्राम के वार्ड से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो इनकी संख्या कितनी हो सकती है? 5 से 20, 7 से 17, 10 से 20, 5 से 9। तो इनकी जो जनसंख्या है इनकी जो संख्या है वो 5 से 20 हो सकती है। देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे इन्हीं महत्व आगे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लाने वाला हूँ और टॉपिक भी लाने वाला हूँ। और लेखपाल भर्ती या ग्रामीण परिवेश से आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।